हेलो क्लास 12th, वेलकम टू इकोमैनियन इकोनॉमिक्स क्लासेस और क्लास 11th एंड 12th। चलिए भैया, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपना, दैट इज प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन यानी कि क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स जो है वो कंप्लीट करे थे, और आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये आपका पेपर के अंदर एक दो नंबर का नहीं भैया, 5 नंबर में कवर होता है। कितने नंबर में सर? 5 मार्क्स का आता है ये आपका टॉपिक। तो आपको ये समझना है और करना है अच्छे से। तो सुनो और समझो और करो। देखो, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही याद कर लोगे तो बेटर रहेगा, बहुत बेटर रहेगा। वरना जो आपके स्कूल में बुक्स लगवाई हैं वो कर सकते हो, एनसीईआरटी पे जाओगे तो इससे भी डिफिकल्ट लैंग्वेज मिलेगी। ये मैं बताया तो ये मैंने टी आर जैन से ली है, ठीक है। टी आर जैन की लैंग्वेज है ये, ठीक है। थोड़ा बहुत टी आर जैन है, थोड़ा बहुत संदीप गर्ग की बुक है, उसमें से लिया हुआ है, ठीक है। तो आपको एक इजी, जितना इजी पॉसिबल था उतना मैंने इजी बनाने की ये कोशिश करी है। तो समझना है और करना है इसे, ठीक है। चलिए भैया, पढ़ते हैं और करते हैं। भैया पहला कह रहा है, कमर्शियल बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट टू द बोरोवर। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक। हम प्रोसेस कर रहे हैं, सबसे पहले हमें मतलब बताना चाहिए कि कमर्शियल क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक होता क्या। मैंने कहा कमर्शियल बैंक यानी कि ये आपका क्या, आरबीआई नहीं, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, ये सारे सेंट्रल बैंक। भैया एक बैंक भी है हमारा, कमर्शियल बैंक के नाम से भी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये पूरा नाम है सेंट्रल उसका, ठीक है। तो बात समझना, अगर पेपर में ऐसे ना सेंट्रल बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है पूछे, कि यहाँ पर आइडेंटिफाई करो क्या कमर्शियल बैंक, आरबीआई कौन सा है, मतलब वो क्या है, सेंट्रल बैंक कौन सा है, वहां पे लिखा होगा। आरबीआई भी ऑप्शन दे देगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी दे देगा। तो कई बच्चे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करके आएंगे, जबकि वो कमर्शियल बैंक है हमारा। आरबीआई हमारा क्या है, इसका सेंट्रल बैंक, ठीक है। चलिए, अब सेंट्रल बैंक जो वो क्रिएट करता है क्रेडिट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट टू द बोरोवर। बोरोवर मतलब कि जो बोरो करता है, मतलब क्रेडिट क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट टू द बोरोवर। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक। अभी आपको इजीली समझ आ जाएगा जब हम इसका एग्जांपल करना स्टार्ट करेंगे। कमर्शियल बैंक जो वो क्रेडिट क्रिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिजर्व, मतलब जो लोग, जैसे मैं हूं, मैं बैंक में डिपॉजिट करा रहा हूँ, तो उस बेसिस पे जो है कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है। कैसे करता है उसकी प्रोसेस को हमने जानना है, ठीक है। तो सुनिए, यहाँ पर मैंने कहा लेट अस अज्यूम करते हैं यहाँ पे कि जो बैंक है इकोनॉमी के अंदर वो रिसीव करता है 10,000 रुपए। मान लो मैंने जो है या आपने आपने 10,000 दिए बैंक के अंदर, ठीक है, जो कि डिमांड डिपॉजिट है लोगों के लिए, मतलब आपके लिए वो क्या है, डिमांड डिपॉजिट है। लेकिन जो बैंक है उसके लिए वो क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि आपने उसके अंदर डिपॉजिट कराया है, वो उसके लिए क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। दूसरी तरफ देखें तो बैंक के पास अब क्या है, कैश रिजर्व है, कितने का, 10,000 का ना। तो ये क्या है, एसेट है। कैश रिजर्व इज एन एसेट। लेकिन जो उसके पास लोगों की डिमांड डिपॉजिट है वो लायबिलिटी। देखो, डिमांड डिपॉजिट तो लायबिलिटी है, लेकिन जो कैश रिजर्व है ना, वो उसके लिए क्या है, एसेट है। और बैलेंस शीट के अंदर हमें दिखाना है, बैलेंस शीट नॉर्मल जो आप 11th में पढ़ के आए थे, 12th में ना थोड़ी सी बैलेंस शीट चेंज होगी आपकी। आपको 12th में ना पुरानी बैलेंस शीट वाला चैप्टर तो आपका एनपीओ वाला कट हो चुका है इस साल, उसमें आपको यही वाली बैलेंस शीट मिलनी थी। लेकिन जो बाकी चैप्टर जैसे कैश फ्लो वगैरह चैप्टर है आपके, उसके अंदर आपको अलग मिलेगी, ठीक है ना। तो आपको इसमें बैलेंस शीट कैसे बनानी है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, ठीक है। आर्ट्स वालों को थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि कॉमर्स वाले तो ये पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी। लायबिलिटी भैया देखो, आर्ट्स वालों को मैं बता रहा हूँ मैं, लायबिलिटी होती है हमारी उधार, और एसेट होती है हमारी जो हम लगाते हैं अपने घर पे। जैसे मान लो आपके बिजनेस में लगाते हैं, घर पे लगाते हैं, घर में आपने जैसे प्रिंटर है तो दैट इज योर एसेट। आपके घर में एसी है, दैट इज योर एसेट। आपके घर में आपके पास फोन है आपका, दैट इज योर एसेट, ठीक है। लेकिन अगर आपको मान लो आपने किसी से उधार ली है, तो आपके लिए वो क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। ऐसे बिजनेस के लिए जहां से वो उधार लेता है वो लायबिलिटी होता है। जैसे उनके लिए क्रेडिटर्स देयर लायबिलिटी, लेकिन डेटर्स उनके लिए क्या होते हैं, एसेट होता है। कुछ ज्यादा मैं अकाउंट्स में नहीं जाने वाला, सिंपल आपको ये समझना है कि लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट आपको लिखना है। डिमांड डिपॉजिट आपके कितने थे, लायबिलिटी 10,000 की थी, और कैश रिजर्व भी कितने का था, 10,000 का। टोटल करेंगे तो 10,000 और 10,000 हमारा मैच हो गया, ठीक है। इसमें मैच करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैच अपने आप ही होएगा। कैसे होएगा वो बता रहा हूँ मैं, ये बात समझ आ गई।
ये था भैया हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, कि हमने एज्यूम करा है कि कैश डिपॉजिट जो है बैंक रिसीव करते हैं 10,000 की, जो कि डिमांड डिपॉजिट है लोगों की, लेकिन लायबिलिटी है बैंक के लिए, और उसके पास क्या है, कैश रिजर्व पड़ा है 10,000 का, जो कि उसके लिए क्या है, एसेट है। ठीक है, अब हमें पता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि जो बैंक होते हैं उनको अपना डिपॉजिट कुछ जो है रखना पड़ता है अपना एज कैश रिजर्व, है ना। तो हमने कहा कि एज गाइडेड बाय द पास्ट एक्सपीरियंस बैंक कीप्स विद देम अ पार्ट ऑफ डिपॉजिट एज रिजर्व टू कीप देमसेल्फ सेफ एंड लेंड रेस्ट ऑफ द डिपॉजिट व्हिच डिपॉजिट एज लोन टू द बोरोवर। लोन के रूप में बोरोवर को, जो मान लो मेरे को लोन लेना है बैंक से, तो मैं बोरोवर हूँ, तो वो लेंड कर सके मेरे को। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं 10% जो है डिमांड डिपॉजिट वो सेव करता है। तो टोटल कैश रिजर्व कितने का था, 10,000 का था। रिक्वायर्ड कैश रिजर्व मतलब जो हमें उसको कैश रिजर्व अपने पास रखना है वो कितना है, 10,000 का 10% यानी कि 1,000। कैसे आया सर, करके दिखा दो, हमें तो आता ही नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। 100% को हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा, तो 0 से 0 जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 1 0 यहाँ आ गया, 1 0 हमारा यहाँ गया, तो 1,000 रुपए बच गया। ठीक है, तो एक्सेस कितना हो गया, टोटल कैश रिजर्व माइनस रिक्वायर्ड कैश रिजर्व, तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, 10,000 माइनस 1,000 विच इज 9,000। ठीक है, आगे ये ना सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, अब यहाँ पर क्या है कि जो बैंक है वो 1,000 अपने पास रख लेगा, इसका मतलब क्या था, 1,000 अपने पास रख लेगा। रिक्वायर्ड का मतलब था जो वो अपने पास रख रहा है, और जो वो सेफली लैंड कर सकता है वो कितना है, 9,000 है, मतलब एक्सेस जो था उसके। अब वो इंटरेस्ट भी अर्न कर सकता है 9,000 के ऊपर, ठीक है ना। बट जो बैंक है वो ऑफर नहीं करता लोन को कैश की फॉर्म में, जबकि वो क्या करता है, वो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, मतलब उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर देता है। भैया आपका बैंक क्रेडिट होएगा तो यानी आपके बैंक का बैलेंस बढ़ता है, अगर आपका बैंक का बैलेंस डेबिट होता है तो मतलब घटता है तो डेबिट होएगा। ठीक है, बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, ये याद कर लो। ठीक है, तो मतलब वो रिफ्लेक्ट कर देगा उसके अकाउंट में। अब ये जो बैंक है ये कंटिन्यू करेगा 10,000 को होल्ड करने की, जब भी उसको 9,000 लैंड करने हो। अब 9,000 जो उसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी बन गई है, फाइनेंशियल लायबिलिटी बन गई है ना 9,000। ठीक है, तो अब समझो, प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, जो कैश डिपॉजिट कमर्शियल बैंक से, जो कैश डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के हैं, मतलब जो कैश डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास लोगों की है। ठीक है, और सेकेंडरी डिपॉजिट कौन सा होता है, जब वो लोन को देखकर जो वो अराइज करता है या फिर बनाता है या क्रिएट करता है, तो उसको हम सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। तो प्राइमरी उसके पास कितने थे, 10,000 थे, और 9,000 उसकी क्या थी, सेकेंडरी डिपॉजिट, जो उसके लिए लायबिलिटी बन चुकी है, फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी कितने की हो गया, 19,000 की ना। तो हमने कहा यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे बैलेंस शीट के अंदर भी, डिमांड डिपॉजिट पहले लिखेंगे 10,000, फिर डिमांड डिपॉजिट लिखेंगे 9,000। कैश रिजर्व हमारे पास 10,000 का पहले था, अब लोन लिख देंगे, हमारा 9,000 की एसेट बन गई। 9,000 की हमारी क्या बन गई है, एसेट बन गई, क्योंकि हमने लेना भी तो है, देना तो है ही लेकिन लेना भी तो है। ठीक है ना, तो टोटल करेंगे तो 19,000 और 19,000 हमारा यहाँ पे क्या आ गया, टोटल आ गया। ठीक है, लास्ट स्टेप, लास्ट नहीं, लास्ट सेकंड स्टेप हमारा क्या है, टोटल डिपॉजिट अब कितने हो गए, 19,000 हो गए, इसका 10% करेंगे यानी 1,900। एक्सेस कितना आ जाएगा, ये 8,100, 10,000 में से माइनस करेंगे, 19,000 में से मत कर देना माइनस, मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे। अब इम्प्लाई क्या कर रहे हैं, इम्प्लाइंग दैट द बैंक स्टिल हैव कैपेसिटी टू क्रिएट डिमांड डिपॉजिट विद द वैल्यू ऑफ लोन एंड अगेन द लोन आर नॉट इन कैश, फिर से वो लोन क्रिएट कर देता है। तो टोटल डिमांड डिपॉजिट हमारे पास सब कितने के आ गए हैं, इतने के, 10,000 पहले था, 9,000 भी, इतना तो हमने पहले कर ही लिया था, 19,000 प्लस में 8,100, अब जो वो लोन दे रहा है वो हो गया। रिक्वायर्ड कैश रिजर्व कितना था हमारा, 10,000, और एक्सेस कितना हो जाएगा हमारा, 10,000 माइनस, एक मिनट, रिक्वायर्ड हमारा था कितना, देखो पहले ऊपर हमने करा था ना 1,000, तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड कितना आएगा, रिक्वायर्ड हमारा आएगा यहाँ पे 2,710, यहाँ पर रिक्वायर्ड था 1,900, यहाँ पर ये 10,000 नहीं आएगा, 10,000 की जगह 2,710 आएगा, और एक्सेस कितना हो जाएगा, 10,000 में से 2,710 माइनस करेंगे 7,290। भैया ये तो हो गया कि उसने दोबारा करा, देखो ध्यान से सुनो, मैं दोबारा बताता हूँ। यहाँ पर पहली बार हो रहा था, पहले हमने एज्यूम कर लिया, अब यहाँ पे पहली बार हुआ 9,000 हो गया, 1,000 का हो गया, फिर उसने दोबारा करा, दोबारा कब किया, यहाँ पर ये सेकेंड टाइम करा, फिर ये थर्ड टाइम करा, ऐसे ही वो करता जाएगा, ऐसे ही वो करता जाएगा। एक्सेस रिजर्व जो है वो फुली एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं,
तो प्रोसेस जो है डिमांड डिपॉजिट का वो चलता रहेगा जब तक एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, मतलब एग्जॉस्ट का मतलब जब तक वो जीरो नहीं हो जाते 10,000 तब तक वो चलाता जाएगा। हमने क्या करना है, देखो डिमांड डिपॉजिट पहले कितने के थे, 10,000 के थे, फिर 9,000 के हुए, फिर 8,100 के हुए, फिर 7,290 के हुए। ऐसे ही हमारा यहाँ पे चला, पहले 10,000 का कैश रिजर्व था, बाकी हमने सारा लोन दिया था 9,000, 8,000, 7,290 का। अब टोटल हमने सर आपने 1 लाख कैसे लिखा है ये बताओ सर, हमें हमें ये नहीं पता चला। मैंने कहा यहाँ पर देखो फाइनल रिजल्ट कैसे आया मेरा। मैंने कहा फाइनल रिजल्ट मेरा कैसा है, कैश रिजर्व मेरे पास 10,000 के थे, डिमांड डिपॉजिट मैंने क्या 10,000 का 1/10%, जितना हमें मेंटेन करना था ना, मान लो 10% था तो मेरे पास 10,000 का क्या था, कैश रिजर्व था। तो 10,000 का 1/10 कर दूंगा, 10% करूंगा तो ऊपर 100 आ जाएगा, 0 से 0 जाएगा तो 1 लाख आ जाएगा। यही मान लो मेरे पास 20,000 होते और इसी का ही मेरे को 10% ही मैं सेव कर रहा था, तो 1/10 करता तो 100/10 2 लाख आ जाता। या अगर मैं 20% कहूँ तो 20 से अगर मैं इसको काट देता तो यहाँ पे 10,000 होता, तो यहाँ पर 1 लाख आ जाता मेरा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है ये कैसे हमने निकाला, मतलब जितना परसेंट था ना और जितना कैश रिजर्व था उसी का ही हमने क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना। मतलब 10,000 कैश रिजर्व था, उसी का हमने क्या कर दिया, 1/10% कर दिया। इसी को हमने क्या कहा, इसी को हमने कहा कैश, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। भैया पेपर में अगर एमसीक्यू टाइप में भी आ जाए ना, तो आप मान लो पेपर में पूछे मान लो यू कह दे कि HDFC बैंक मेंटेन, या यू कैन से HDFC बैंक हैज a liability of 10,000 rupees and a cash reserve of 10,000 rupees. If he saves 10% of the demand deposit, then what is the total amount of credit created by the bank? तो आप क्या करेंगे, सिंपल 10,000 लेंगे, इनटू में 1/10% कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1 लाख आंसर। दैट्स इट, यही था आपका क्या, इसका आंसर। अब यहाँ पे ना कुछ बेसिक फॉर्मूला है आपको याद करने इस चैप्टर से रिलेटेड, जो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछेगा। सर आपने कहा था कि मनी के चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कराओगे, वो आपने नहीं कराए। बैंकिंग का चैप्टर अब आज का आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारे न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही बेस्ड होगी, जिसमें मैं मनी के भी न्यूमेरिकल्स को जो है कवर करूंगा और बैंकिंग के भी न्यूमेरिकल्स जो है हम उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR डिवाइडेड, या यू कैन से 1/CRR। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। टोटल डिपॉजिट कैसे निकालते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट। क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है, इफ अ बैंक हैज अ क्रेडिट मल्टीप्लायर ऑफ 10% एंड इनिशियल डिपॉजिट इतने दे दिया, क्रेडिट मल्टीप्लायर इतना दे दिया उसने 10%। ठीक है, मतलब 1/LRR दे दिया या 1/CRR दे दिया आपको उसने। ठीक है, अब डायरेक्टली कर देंगे हम। ठीक है, अब टोटल डिपॉजिट कैसे निकलता है, देखो टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला ये होता है क्रेडिट मल्टीप्लाई इनटू इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट कितने कराए थे, 10,000 कराए थे उसने, 10,000 कराए थे ना, हमने एज्यूम तो 10,000 किया था। क्वेश्चन में भी बोलते 10,000, 10,000 ही मानेंगे हम, या 20,000 बोलते, 50 बोलते, जो मर्जी बोलते वो हम मान लेंगे। इनिशियल डिपॉजिट उसको हमने मल्टीप्लाई करना है क्रेडिट मल्टीप्लायर से। क्रेडिट मल्टीप्लायर कैसे आता है, 1/LRR। ये जो 10% था आपका, ये क्या था आपका, ये CRR या यू कैन से LRR, बात एक ही होती है, कैश रिजर्व रेशियो या LRR। ठीक है ना, उसको हमने डिवाइड कर देना, हमारा टोटल डिपॉजिट का अमाउंट आ जाएगा। इसी की वजह से हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए निकाले। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा भैया। यही चीज अगर आपको याद हो गई है और आपको लग रहा है कि बहुत इजी वे में कराया है, तो आप यही याद कर लीजिए और पेपर में डिट्टो भी लिख दोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा रट्टा लगाओ, समझो और करो, माइंड में सेट करो कि कैसे क्या क्या करना है। एक बार फटाफट से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा पहले हमने एज्यूम कर लिया कि बैंक के अंदर 10,000 की डिपॉजिट हुए, जो कि डिमांड डिपॉजिट है लोगों की, लेकिन लायबिलिटी है बैंक की। तो उसी तरह उसके पास कैश रिजर्व है, जो कि एक एसेट है बैंक के लिए। ठीक है, फिर मैंने कहा मैं उसको लायबिलिटी बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट कर दूंगा। फिर मैंने कहा कि वो 10 जो अपने पास सेव करते हैं, तो मैंने कहा 10% जब वो सेव करे, जो कि CRR या यू कैन से कैश रिजर्व या LRR है, तो मैंने कहा टोटल मैंने बता दिया इतना रिक्वायर्ड मेरे को 10% ऑफ 10,000 था, जो कि 1,000 आया, एक्सेस मेरा 9,000 आ गया। फिर मैंने कहा वो लैंड करेगा ऐसे ही लोन को और इंटरेस्ट अर्न करेगा, लेकिन कैश की फॉर्म में नहीं होगा, जबकि वो रिफ्लेक्ट कर देगा। अब ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएगा वो। फिर मैंने यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट की बात करनी है, ये याद कर लो। फिर मैंने उसको लायबिलिटी की, उसको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करना है, कैसे करना है। फिर मैंने कहा दोबारा उसको 10% करेंगे दूसरे टाइम, फिर मैंने कहा तीसरे टाइम भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक मिनट,
ठीक है। फिर मैंने कहा कि तीसरी टाइम भी हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे और चौथी टाइम में हम उसको कंबाइंड बैलेंस शीट के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे। और फिर हम फाइनल रिजल्ट भी बता देंगे कि हमने कैसे 1 लाख रुपए निकाला जो उसने क्रेडिट क्रिएट करा। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।